नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर हाइड्रोस्टैटिक्स में। और हाइड्रोस्टैटिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला पोर्शन है, देखो अभी तक हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक्स चैप्टर में दो बातें सीखी हैं। एक तो प्रेशर डिफरेंट सिचुएशन में कैसे कैलकुलेट होगा, वेसल रेस्ट पे है या वेसल एक्सीलरेटिंग है। और दूसरा ये कि उस प्रेशर की वजह से किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना। तो सरफेस के ऊपर फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। और हम लोगों ने अभी तक जो कैलकुलेशन की है वो की है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की। यानी जो भी फोर्स लग रहा है उस सरफेस के ऊपर, उसका अगर हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए तो उसका क्या शॉर्ट तरीका है। तो उसका तरीका सीधे सीधे बताया कि उस सरफेस का तुम्हें क्या ले लेना है, प्रोजेक्शन ले लेना है, जैसे कि शेडो होती है। और उस शेडो के सेंट्रॉइड पे प्रेशर निकालना है, इनटू उसका एरिया कर देना है। तो ये है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ड्यू टू प्रेशर एंड प्रेशर कैलकुलेशन। मेन ये दो बातें हुई हैं। और तीसरा एक पास्कल्स लॉ, वो तो छोटा सा ही है एप्लीकेशन उसका। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वर्टिकल थ्रस्ट की तरफ, मतलब किसी बॉडी के ऊपर वर्टिकली जो फोर्स लग रहा होगा। और वो जो वर्टिकल वाला फोर्स है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से मिला हमको। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी है इस चैप्टर का, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पे ज्यादा मिलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज विच आर पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड। मतलब लिक्विड के अंदर बॉडी है कंप्लीटली, वॉल की तरह केस नहीं है, साइड वॉल वाला केस नहीं है। बॉडी इज इधर कंप्लीटली इमर्स्ड और इट इज पार्शियली इमर्स्ड। तो जैसे सपोज अगर हम एक डायग्राम बनाएं, मान लेते हैं कि कोई भी बॉडी ले लें। ठीक है। आर्बिट्रेरी शेप का इस तरह से। एंड सपोज ये जो बॉडी है ये पार्शली इमर्स्ड का मैंने केस बनाया हुआ है। देखो जरा डायग्राम बना लेते हैं इसमें। ठीक है। बॉडी इज पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड। ठीक है। तो अब जरा ये बताओ कि इस बॉडी के ऊपर जो लिक्विड की वजह से फोर्स लग रहा होगा वो कहाँ कहाँ लग रहा होगा। बॉडी के ऊपर लिक्विड जो फोर्स लगा रहा है वो कहाँ लग रहा है, क्यों भाई। तो ऐसे बोल सकते हैं कि बॉडी का जो जो पॉइंट लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है उस हर एक पॉइंट पे लिक्विड का फोर्स लग रहा होगा। और लिक्विड की वजह से जो थ्रस्ट फोर्स लगता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। अब बॉडी क्योंकि आर्बिट्रेटली ली हुई है तो बॉडी का हर एक पॉइंट अलग अलग जगह है, कोई फिक्स तो है नहीं एंगल। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस पे हर एक पॉइंट पे देखना ध्यान से। जैसे यहाँ पे मैं एक यहाँ फोर्स दिखाऊंगा, इधर फोर्स दिखाएंगे, इधर फोर्स दिखाएंगे, इधर फोर्स दिखाएंगे, इस तरह से देखते जाओ। और हर जगह जो मैं फोर्स दिखा रहा हूं तुम ध्यान से देखो तो क्या वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर है। बताओ पहले, इतनी बेसिक बात क्लियर है। देखो ये सारे मैंने फोर्सेस दिखाए हुए हैं, डीएफ डीएफ डीएफ। और ये सारे फोर्सेस बॉडी के ऊपर चारों तरफ से लग रहे हैं। तो आर्किमिडीज ने ये बोला कि ये जो फोर्सेस हैं इन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट, और उसी रिजल्टेंट को हम लोग बोलते हैं बॉइंट फोर्स। और उस बॉइंट फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एफ अप से। बॉइंट फोर्स मतलब इन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो सॉरी वो डेफिनेटली वर्टिकली अपवर्ड होगा। लिक्विड हम लोगों ने रेस्ट पे लिया है, ठीक है ना। लिक्विड मूविंग नहीं है, लिक्विड रेस्ट पे है। तो आर्किमिडीज ने बोला कि जो भी रिजल्टेंट आएगा इन सारे फोर्सेस का, इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट वर्टिकली अपवर्ड ही आएगा। और उस वर्टिकली अपवर्ड नेट फोर्स को हम लोगों ने नाम दिया, वी कॉल इट बॉइंट फोर्स। ठीक है। और इस बॉइंट फोर्स की जो वैल्यू है यहाँ हम नीचे साइड में लिखते हैं, फिर डायग्राम बना लो, बना लिया ना। लिखना है इसमें, व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली immersed in a liquid, when a body is partially or completely immersed in a liquid, then the buoyant force
then the buoyant force acting on body is equal to weight of displaced liquid. Buoyant force always equal to weight of displaced liquid. बताओगे कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेस्ड लिक्विड? देखो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर सर जितना वाटर हटा दिया होगा उसने। हाँ, जितना वाटर या जितना लिक्विड उसने हटा दिया, मतलब बॉडी के अंदर जाने से जितना वाटर हटा। तो जैसे अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं तो क्या वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड ये वाला वॉल्यूम बनेगा? बताओ। ठीक है, ये जो मैंने शेडिंग की है दिस इज डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अभी बताओ इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट कैसे आएगा? तो क्या इसमें हम बॉडी लिक्विड की डेंसिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा, और जी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेट मिल जाएगा। तो यहां से एफ अप का एक्सप्रेशन आ जाएगा, एफ अप इज इक्वल टू वी डिस्प्लेस्ड इंटू रो लिक्विड इंटू जी। देखो नोट करो यहां तक पहले, एफ अप इज इक्वल टू वी डिस्प्लेस्ड इंटू रो लिक्विड इंटू जी। यहां पे जो ये वी डिस्प्लेस है इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ displaced liquid. This is volume of displaced liquid. ठीक है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट का वो वॉल्यूम जो सबमर्ज्ड है। क्लियर है? बताओ यहां तक। नीचे इसमें लिखते हैं नोट करके जो पॉइंट्स हैं बहुत सारे। फर्स्ट पॉइंट में देखो ये मैंने डायग्राम बनाया पार्शियली इमर्स्ड के लिए, लेकिन यही सेम डायग्राम हो सकता है कंप्लीटली इमर्स्ड के लिए भी। ठीक है ना? जैसे मान लो कि बॉडी अगर कंप्लीटली इमर्स्ड है, तो अगर कंप्लीटली इमर्स्ड होगा तो उस बॉडी के ऊपर चारों तरफ से फोर्सेस लगेंगे। तो buoyant फोर्स का मतलब है buoyant फोर्स इज सिंपली रिजल्टेंट ऑफ ऑल द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बाय लिक्विड। ये लाइन हमें यहां लिखनी है, ये डायग्राम भी बना लेना। buoyant force is resultant of all hydrostatic forces acting on body from all sides। ठीक है ना? मतलब ऐसे समझ लो कि buoyant फोर्स एक तरह से नेट फोर्स है। बात समझ में आई? buoyant फोर्स नेट फोर्स है, और किसका नेट फोर्स है? तो वो नेट फोर्स है जितने भी बाकी सारे फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस का नेट फोर्स है, ये नेट है, रिजल्टेंट है। ठीक है ना? देखो यहां तक कोई डाउट है पूछो, नोट करो। देखो इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट, तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अपवर्ड क्यों होगा। ठीक है, तो देखो अपवर्ड क्यों होगा इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले सकता हूं। मान लो कि ये जो बॉडी है, ठीक है, दिख रही है बॉडी, इस बॉडी के मैं दो पार्ट कर देता हूं। देखो ध्यान से, एक ये लेफ्ट पार्ट दिख रहा है और एक ये राइट पार्ट। बताओ, और इसमें एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। तो अब ऐसे सोचो कि ये जो इसका लेफ्ट पार्ट है, अगर हम इसके ऊपर फोर्सेस निकालें केवल लेफ्ट पार्ट के ऊपर, तो ऐसे बोल सकते हैं कि यहां से जितने भी ये डीएफ लग रहे होंगे और यहां जो फ्लैट पार्ट पे लग रहा होगा, क्या ये बैलेंस नहीं होगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉडी का प्रोजेक्शन लेते हैं। तो उस प्रोजेक्शन पे जो राइट साइड में फोर्स आएगा, क्या वो वही फोर्स नहीं होगा जो इधर से लेफ्ट साइड में लग रहा होगा, जिसकी वजह से इनका रिजल्टेंट अपवर्ड ही आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? और इसी तरह अगर हम इसका राइट साइड वाला पोर्शन लेंगे, तो राइट साइड वाले पोर्शन पे भी इधर से जितने भी डीएफ लग रहे हैं, ठीक है,
इन डीएफ के दो रिजल्टेंट होंगे, अपवर्ड भी होगा, हॉरिजॉन्टल भी होगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल बोला होगा वो इधर वाले हॉरिजॉन्टल से कैंसिल हो जाएगा, तो इसके पास सिर्फ अपवर्ड ही बचेगा किसी भी सूरत में। सर हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, जैसे कोई सपोज दैट बॉडी है, सॉफ्ट बॉडी है, और उसके अंदर लिक्विड है, तो जब हम उसको प्रेस करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, तो जो उसका लिक्विड अंदर होता है वो बाहर निकल आता है ऊपर, अपर साइड से सर, इसी रीजन से। तुम्हें जिस रीजन से समझ में आ रहा है तुम उस रीजन से समझ लो, क्योंकि तुम ऐसा लॉजिक देते हो हमारे ऊपर से निकल जाता है, पता नहीं तो क्या कोई बॉडी कंप्रेस की, बॉडी से पानी बाहर निकल गया कितनी। नहीं सर, जैसे सर कोई अगर वो सर चीजों को 3D। कॉम्प्लिकेट मत करो, कॉम्प्लिकेट मत करो, ठीक है ना, रिसर्च करो, कॉम्प्लिकेट नहीं करो। सर नेक्स्ट और पॉइंट कुछ नहीं सेकंड में, कहेंगे सर, एक 3D फिगर अगर मिल जाए बस दिखा दीजिए, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड में पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में नीचे इसमें लिख देना कि व्हेन लिक्विड इज नॉट stationary and vessel is accelerating, then buoyant force is given by, तो यहाँ से buoyant force का जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा चेंज होगा, buoyant force का जो एक्सप्रेशन चेंज होगा इसमें, वो आ जाएगा मॉडिफाइड एक्सप्रेशन v displaced into रो लिक्विड और इंटू जी इफेक्टिव, ठीक है, मतलब जी की जगह हमें जी इफेक्टिव यूज करना है, जी की जगह हमको जी इफेक्टिव यूज करना है। और तुम ध्यान से देखो तो बॉइंट फोर्स का जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली जी के डायरेक्शन के अपोजिट भी है, तो अगर हम इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में बनाना चाहें तो हम वेक्टर फॉर्म में भी बना सकते हैं, एक माइनस साइन हमने और लगा दिया है यहाँ पे, ध्यान से देखो तो मतलब बॉइंट फोर्स का जो डायरेक्शन है वो जी इफेक्टिव के हमेशा अपोजिट होगा, ठीक है ना। buoyant force always acts opposite to डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव। इसको हम सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है उसके अपोजिट फोर्स लगेगा, क्योंकि जितना हम जी इफेक्टिव के डायरेक्शन में जाएंगे प्रेशर ज्यादा होगा, तो बॉडी के बॉटम पे प्रेशर ज्यादा होगा, अपवर्ड प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा या किसी एंगल पे आएगा। बेसिकली इट इज अपोजिट टू जी इफेक्टिव, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। देन थर्ड पॉइंट में the buoyant force can be assumed to be acting at a point on body called center of buoyancy, इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब बॉइंट फोर्स को हम कहाँ एज्यूम कर सकते हैं, बॉडी के ऊपर लग तो ऊपर रहा है, लेकिन अगर मैं किसी एक पॉइंट पे एज्यूम करना है, किस जगह लग रहा है ये इंपॉर्टेंट तभी आएगा जब हम टॉर्क वगैरह निकालेंगे, तो जिस पॉइंट पे हम उसको एक्टिंग ले सकते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बॉयंसी। अब बात आती है सेंटर ऑफ बॉयंसी पता कैसे करेंगे, तो आगे लिख देंगे विच इज सेंटर ऑफ मास, which is center of mass of displaced
पोर्शन ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड का जो पोर्शन डिस्प्लेस हुआ है उस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बताना जरा आप लोग। मान लेते हैं कि जैसे कोई हॉलो स्फीयर है, ठीक है, और इस हॉलो स्फीयर को हमने हाफ सबमर्ज्ड किया हुआ है, ठीक है, दिस इज हॉलो स्फीयर, ठीक है, हाफ सबमर्ज्ड। तो जरा बताओगे इस हॉलो स्फीयर के ऊपर एफ अप कहां पे लगेगा? क्यों भाई, ये इस हॉलो स्फीयर का सेंटर हो गया, ठीक है, और यहाँ एक लाइन बना देते हैं, लेट्स से सेंटर वाली लाइन हो गई है। तो इस पे बॉयंट फोर्स कहाँ लगेगा, यानी कि इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ होगा? सर 4r/3 पाई। भूल गए हो क्या सारे सेंटर ऑफ मास? क्यों बेटा? ऐसी चलेगी तुम्हारी तैयारी आईआईटी की? किसका सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो पहले तो यही बताओ। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि जब हमने इस हॉलो स्फीयर को अंदर डाला, हाफ सबमर्ज किया है, तो जो लिक्विड हट गया है, जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, ठीक है ना, वो लिक्विड किस शेप का है बताओ पहले। जो हेमिस्फीयर सर, हाफ हेमिस्फीयर। सॉलिड है या हॉलो होगा? हॉलो हॉलो हेमिस्फीयर। जो सॉलिड लिक्विड है, सॉलिड सॉलिड सर। जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है वो सॉलिड हेमीस्फीयर है या हॉलो हेमीस्फीयर है? सॉलिड सर। सॉलिड हेमीस्फीयर है। Solid है। तो सॉलिड हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, सुना है कभी? सॉलिड हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर से 3r/8 नीचे होता है, मतलब सेंटर से। तो इसका जो एफ अप लगेगा वो पॉइंट बी पे लगेगा, और पॉइंट बी उसके सी से 3r/8 नीचे होगा। क्लियर है कैसे निकाला सेंटर ऑफ बॉयंसी? सेंटर ऑफ बॉयंसी उस बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है जो बॉडी हमने सबमर्ज्ड की है, ध्यान से समझना इस बात को। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया है ना, वो लिक्विड किस शेप का है। तो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है वो सॉलिड सॉलिड है पूरा। बताओ, नहीं समझ में आती है बात? जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है वो सॉलिड हेमीस्फीयर है, तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है हमको। सॉलिड तभी होगा जब हॉलो स्फीयर के अंदर लिक्विड चला जाएगा। अरे बेटा नहीं ऐसा होगा यार, पता नहीं तुम्हारा क्या दिमाग चलता है यार, एकदम डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो। फिर अभी कुछ दिन तक तुम शांत थे, अब फिर तुम चालू हो गए हो उल्टे सीधे क्वेश्चन। हॉलो हेमीस्फीयर हमने डुबाया है, पानी कैसे चला गया उसके अंदर? बनाया है क्या मैंने वाटर उसके अंदर, बताओ। डिस्प्लेस्ड बात कर रहे हैं, डिस्प्लेस्ड बात नहीं घुस रही है क्या दिमाग में? डिस्प्लेस्ड का क्या मतलब होता है? पूरा क्लास समझ लेता है तो पता नहीं तुम्हारे अनोखे डाउट बचे ही रहते हैं। फोर्थ पॉइंट में हाउ टू कैलकुलेट वी डिस्प्लेस्ड। देखो दो तरह की सिचुएशन हमारे सामने आएंगी इस चैप्टर में, आर्किमिडीज में। या तो बॉडी कंप्लीटली समझड होगी या फिर बॉडी पार्शियली समझड होगी। तो दोनों केस में अगर हमको एफ अप निकालना है तो मैं उसका एक तरीका बता देता हूं, मतलब कौन कौन से तरीके आएंगे, मतलब दो ही केस हैं इसलिए बता देता हूं दोनों केस कौन कौन से होंगे। जनरली तुम्हारे पास दो ही केस आएंगे। एक केस तो आएगा व्हेन बॉडी इज पार्शियली सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का क्या मतलब होता है बताओ? व्हेन बॉडी इज पार्शियली सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का क्या मतलब है?
और दूसरा केस होगा व्हेन बॉडी इज कंप्लीटली समर्ज्ड। तो देखो फ्लोटिंग का मतलब ये होगा कि बॉडी के ऊपर जो एफ अप लग रहा है और बॉडी का जो mg है वो बैलेंस है। फ्लोटिंग का यही मतलब हुआ। कोई डाउट है किसी को तो बताओ। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लोटिंग है तो इसका मतलब यही है कि उसके ऊपर एफ अप और mg बैलेंस है। एफ अप की वैल्यू क्या लिखते हैं? तो एफ अप की वैल्यू लिखते हैं v डिस्प्लेस्ड इंटू रो लिक्विड इंटू जी, और ये हो गया mg। तो यहां से आपको v डिस्प्लेस मिल जाएगा कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ m अपॉन रो लिक्विड। m क्या है? m है मास ऑफ बॉडी। जिस बॉडी का हम डिस्प्लेस निकाल रहे हैं वो उसका मास है, मास ऑफ बॉडी। और दूसरे केस में अगर बॉडी कंप्लीटली समर्ज्ड है तो हम लोग बोलेंगे कि जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा वो बॉडी के आउटर वॉल्यूम के इक्वल बनेगा। ठीक है ना? और बॉडी का वॉल्यूम, अगर बॉडी सॉलिड बॉडी है तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो डिस्प्लेस्ड पार्ट होगा वॉल्यूम का वो वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, यानी m अपॉन रो बॉडी के इक्वल होगा। बताओ ये दोनों केस क्लियर है या नहीं? बॉडी अगर पार्शियली समझड है और फ्लोटिंग है, पार्शियली समझड है और फ्लोटिंग है अगर, ठीक है, तो इसका मतलब है एफ अप और mg उसके ऊपर बैलेंस होंगे। एफ अप और mg बैलेंस होने का मतलब है कि हम v डिस्प्लेस रो लिक्विड इंटू जी को mg के इक्वल कर सकते हैं। तो v डिस्प्लेस हम यहां से निकाल पाएंगे। और अगर बॉडी कभी कंप्लीटली समझड है, पूरी तरह से अंदर है, तो या तो हमें बॉडी का वॉल्यूम पता होगा, मान लो स्फेयर हुआ कंप्लीटली समझड है तो 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर स्फेयर नहीं है, कोई जनरल बॉडी है कंप्लीटली समझड है, तो उस केस में m अपॉन रो बॉडी कर सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में फ्रैक्शन ऑफ बॉडी immersed in a liquid while it is floating। मतलब कोई भी बॉडी अगर फ्लोट हो रही है तो बॉडी का कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है और कितना वॉल्यूम लिक्विड के बाहर है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि बॉडी अगर फ्लोट हो रही है तो एफ अप की वैल्यू mg के बराबर होगी। एफ अप को हम लोग लिखेंगे v डिस्प्लेस्ड रो लिक्विड इंटू जी, और mg को लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू रो बॉडी इंटू जी। तो यहां से तुम ध्यान से देखो तो v डिस्प्लेस्ड अपॉन v बॉडी निकल के आ जाएगा रो बॉडी अपॉन रो लिक्विड। ठीक है, रो बॉडी अपॉन रो लिक्विड, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू relative density of body with respect to liquid। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आइस का केस है, आइस का केस है, आइस की डेंसिटी होती है 0.9 और ये आइस अगर वाटर में फ्लोट हो रही है तो जरा बताओगे कि कितना पोर्शन इसका बाहर होगा, कितना अंदर होगा? कितना परसेंट बॉडी बाहर है वॉल्यूम के हिसाब से और कितना परसेंट बॉडी अंदर है? बाहर वाटर है, वाटर का डेंसिटी है 1 ग्राम पर सीसी और ये है 0.9 ग्राम पर सीसी। तो भाई, तो इस केस में अगर आप रिलेटिव डेंसिटी निकालोगे तो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू आएगी 0.9। अब क्योंकि वाटर है तो 1 हो जाएगा, तो ये 0.9 ही बचेगा। तो 0.9 बचने का मतलब ये है कि 90% ऑफ आइस इज इमर्स्ड, 90% ऑफ आइस इज
इमर्स्ड, एंड 10% पार्ट जो है वो बाहर है, इज आउटसाइड। सिक्स पॉइंट में एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड, यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर ले जाके छोड़ दें तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो देखो दो बातें हैं, अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम हुई तो वो बॉडी बाहर आएगी, यानी कि वो ऊपर की तरफ एक्सीलरेट होगा, और अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हुई तो वो अंदर चला जाएगा, यानी सिंक होगा, या तो वो फ्लोट करने लगेगा कि ऊपर आएगा या नीचे जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन में उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो दो सिचुएशन है, दो पार्ट कर लेते हैं। पहले पार्ट में हम लोग ले लेते हैं कि रो बॉडी इज लेस देन रो लिक्विड। तो जरा बताओगे कि बॉडी को हमने कंप्लीटली लिक्विड के अंदर डाला हुआ है, ठीक है, और बॉडी की डेंसिटी है कम, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, क्या एक्सीलरेशन होगा, कैसे निकालोगे। कौन कौन से एफ माइनस mg। कौन कौन से फोर्सेज हैं इसके ऊपर एक mg है, क्यों भाई, और इसके ऊपर एफ अप है, तो इसका जो भी एक्सीलरेशन होगा वो एफ अप माइनस mg पे डिपेंड करेगा। निकालो क्या आएगा। तो देखो एफ अप की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखना एफ अप की वैल्यू कैसे लिखेंगे। एफ अप होता है वॉल्यूम डिस्प्लेस। बताओगे कि वॉल्यूम डिस्प्लेस क्या होगा अगर बॉडी कंप्लीटली इनसाइड है। सर बॉडी वॉल्यूम। तो बॉडी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बॉडी वॉल्यूम निकालेंगे बॉडी मास अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू रो लिक्विड इंटू जी। तो यहां से एक्सीलरेशन अगर आप निकालते हो एफ अप माइनस एम जी अपॉन एम करके, तो ध्यान से देखो ये एक्सीलरेशन निकल के आ जाएगा जी इंटू ब्रैकेट रो लिक्विड अपॉन रो बॉडी -1। आ रहा है ये, बताओ यस और नो। यस सर। हम्म, ठीक है ना। और मान लो अगर कि बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है, बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताओ क्या क्या चेंज आएंगे। बॉडी की डेंसिटी अगर ज्यादा है तो एक्सीलरेशन में क्या लिखोगे, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर बनेगा, क्या इस बार यही एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होगा, इतना ही तो फर्क पड़ेगा। यस सर। और वैल्यू क्या लिखेंगे, एम जी माइनस एफ अप अपॉन एम। तो इस बार क्या आएगा एक्सीलरेशन इस बार आएगा जी ब्रैकेट 1 माइनस रो एल अपॉन रो बॉडी। तो ये याद रहेगा, क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं काम आएंगी दोनों बातें, देखो नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट में buoyant force and Newton's third law। buoyant force and Newton's third law। तो जैसे एक चीज बताना मुझे, मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, और उसको हमने स्प्रिंग बैलेंस पे रखा हुआ है, और मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग है, इसका रीडिंग आता है 2 kg, ठीक है। और एक दूसरा सेटअप है जिसमें हम लोगों ने
एक बीकर में वाटर लिया हुआ है, ठीक है, और इस बीकर प्लस वाटर को हमने एक वेइंग मशीन पे रखा हुआ है, इसको भी। इसको हमने एक वेइंग मशीन पे रखा हुआ है, और ये वेइंग मशीन का जो रीडिंग है, इसका रीडिंग है 3 kg फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये मैंने वाटर लिया हुआ है, तो इसका डेंसिटी है 10⁻³ kg/m³। और ये मान लेते हैं आयरन है फॉर एग्जांपल, और इसका डेंसिटी है 8000 kg/m³, ठीक है। दोनों को हमने जब अलग अलग मेजर किया तो वो जो बॉडी है वो 2 kg का रीडिंग दे रहा है, और ये जो लिक्विड सिस्टम है ये 3 kg का रीडिंग दे रहा है। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सेटअप को दोबारा अरेंज करने वाले हैं। और अरेंज हमें इस तरह से करना है कि अब हम अरेंज हमको ऐसे करना है कि अब हम इस बॉडी को इस तरह से अरेंज कर रहे हैं कि अब ये लिक्विड के अंदर चली जाए। देखो ध्यान से, ठीक है। नाउ दिस बॉडी इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द लिक्विड। तो अब हमें बताना है कि क्या रीडिंग आएगा स्प्रिंग बैलेंस का और क्या रीडिंग आएगा वेइंग मशीन का। क्यों भाई? बता सकते हो, करो ट्राई। बता सकते हो क्या होगा? करो ट्राई। किसी भी बॉडी को जब हम लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर बॉयंट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो वो बॉयंट फोर्स होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन बॉडी। फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन बॉडी। तो उसी फोर्स का रिएक्शन बाय बॉडी ऑन लिक्विड लगेगा नीचे की तरफ एंड इक्वल एंड अपोजिट। क्योंकि रियल फोर्स है तो न्यूटन थर्ड लॉ से हम उसका रिएक्शन भी दिखाएंगे। तो एक तरह से बॉडी के ऊपर एफ अप ऊपर लगेगा, लेकिन वो जो वाटर सिस्टम है, लिक्विड है, उसके ऊपर वही एफ अप नीचे की तरफ लगेगा। तो क्या इतना तो बोल ही सकते हैं ना कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कम होगी और ये जो नीचे वेइंग मशीन है उसकी रीडिंग बढ़ेगी। बताओ इसमें कोई डाउट है तो? यस सर। इसकी कितनी रीडिंग बढ़ेगी कितनी कम होगी वो एफ अप के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एफ अप, ठीक है। फिलहाल हम लोग इस केस में एफ अप को कई बार लॉस इन वेट भी बोलते हैं। तो लॉस इन वेट क्यों बोलते हैं, ये क्लियर है? एफ अप को लॉस इन वेट क्यों बोला है? क्योंकि उसका वेट था 2 kg, एफ अप लगने लगा, तो एफ अप लगने के बाद उसके वेट में कुछ लॉस आ जाएगा, यानी कुछ कम रीडिंग आएगी। तो जितनी रीडिंग कम आएगी वो एफ अप की वैल्यू ही तो है। तो एफ अप निकालते हैं, क्या आएगा एफ अप निकालने के लिए? मास ऑफ बॉडी, ध्यान से देखना, अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी करेंगे, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और इनटू जी करेंगे। तो ये वैल्यू कितनी आती है बताओ? बताओ भाई। ये वैल्यू कितनी निकल के आती है? 2.5। ये वैल्यू निकल के आती है 2.5 न्यूटन। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दैट इज 0.25 kg। तो ये वो अमाउंट होगा जिससे वो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कम हो जाएगी। तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या होगी बताओ? रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बन जाएगी 2 माइनस 0.25। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आएगी 1.75 kg। एंड व्हाट अबाउट रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन? रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या बनेगी? क्या ऐसे बोल सकते हैं कि उसमें
यही 0.25 नीचे की तरफ हो जाएगा, तो वो ऐड अप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.25 kg। देखो क्लियर है क्वेश्चन? बोलो, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है वो क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में पड़ेगा हेडिंग buoyant force and stable equilibrium of floating bodies। buoyant force and stable equilibrium of floating bodies। फ्लोटिंग बॉडीज में जैसे मान लो कि कोई शिप है, ऊपर ही नोट कर लिया है? नो सर, एक सेकंड रुक जाइए। रुको। नेक्स्ट देखो, अगर buoyant force and stable equilibrium of floating bodies, इसको जरा अगर समझना है तो एक डायग्राम है हमारे पास, ये देखो। एक्चुअली ये एक शिप का क्रॉस सेक्शन है। ये जो डायग्राम है ये शिप का क्रॉस सेक्शन है। तो शिप में वगैरह में क्या बोलते हैं कि जब भी लोडिंग की जाती है, मतलब शिप भी अच्छा खासा होता है, काफी बड़ा है, तो उसका बहुत सारा पार्ट पानी के अंदर ही होता है, बहुत कम पार्ट पानी के बाहर होता है। तो उसमें लोडिंग हम इस तरह से करते हैं, लोडिंग का मतलब जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि वो हैवी ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल बॉटम साइड में रहें और ऊपर साइड में थोड़ा हल्का रहे। तो जितना सामान वगैरह होता है ना वो एकदम बॉटम पे रहता है, ऊपर नहीं रहता है। तो उसके पीछे रीजन है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, क्योंकि थोड़ी बहुत हवा चलेंगी तो वो इधर उधर होता है ना, तुमने देखा ही होगा किसी मूवी वगैरह में, किसी वीडियो में। लेकिन वो जब भी इधर होता है तो वो वापस वो सीधे हो जाता है। वो वापस सीधे इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अगर हम उसकी लोडिंग गड़बड़ कर देंगे तो फिर वो इधर डिफ्लेक्ट होने के बाद उधर ही चला जाएगा। तो वो समझाने के लिए डायग्राम है, ध्यान से देखना। देखो हम लोग को ध्यान ये रखना है कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होगा? सेंटर ऑफ मास तो डिसाइड होगा उसके वेट के हिसाब से, पॉइंट सी डिसाइड होगा उसके वेट के हिसाब से। सेंटर ऑफ मास ऑफ शिप। और बी कैसे डिसाइड होगा? बी हो जाएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्ले, सेंटर ऑफ बॉयंसी ऑफ डिस्प्लेस्ड, सेंटर ऑफ बॉयंसी बोल सकते हैं ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा, अब ध्यान से देखो, जब हमने इसको थोड़ा स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो ये वाला जो डायग्राम बनाया हुआ है दिस करस्पॉन्ड्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि तुम ध्यान से देखो, इसको चेक करो तो क्या हुआ कि जैसे ही वो शिप थोड़ा टिल्ट हुआ, ठीक है, मान लो क्लॉकवाइज टिल्ट हुआ, तो उसके ऊपर अब जो mg और एफ है इनका जो कपल बन रहा है वो टॉर्क कैसा दे रहा है? क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है? बताओ। जो ये कपल बना रहे हैं, कपल का मतलब एक mg फोर्स है और एक एफ फोर्स है, तो ये दोनों मिलके जब ये डिस्प्लेस हो गए थोड़ा सा, तो ये टॉर्क कैसा दे रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं, यानी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यानी जब वो क्लॉकवाइज डिस्प्लेस हुआ तो वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहे हैं, तो स्टेबल है। जबकि इससे नीचे वाला जो डायग्राम है वो तुम ध्यान से देखो तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है, क्योंकि उसमें जब वो क्लॉकवाइज हुआ तो वो दोनों भी क्लॉकवाइज ही दे रहे हैं। तो ऐसा जनरली तब होगा जब पॉइंट सी तुम देखो ध्यान से ऊपर जा रहा है कि नहीं है? पॉइंट सी अगर नीचे है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, पॉइंट सी अगर ऊपर है शिप में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए लोडिंग उस शिप की कहां की जाती है कि उसके बॉटम पे ज्यादा फोर्सेज रहे, ज्यादा मास रहे। यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है उसकी। ये जो सेंटर ऑफ बॉयंसी वाली लाइन है, ये जरा ध्यान से देखना, जो सेंटर ऑफ बॉयंसी वाली लाइन है, ये सेंटर ऑफ बॉयंसी वाली लाइन और ये जो सेंटर ऑफ मास वाली लाइन है, सेंटर ऑफ बॉयंसी वाली लाइन और सेंटर ऑफ मास वाली लाइन, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं उस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं पॉइंट एम। दिस पॉइंट इज कॉल्ड मेटा सेंटर। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड
मेटा सेंटर सेकेंड केस में। और थर्ड केस में ये जो मेटा सेंटर है, थर्ड केस में ये मेटा सेंटर कहां पड़ रहा है, और सेकेंड केस में मेटा सेंटर कहां पड़ रहा है, इसी के ऊपर सारा का सारा इक्विलिब्रियम टिका हुआ है। यहां पे मेटा सेंटर ये पॉइंट है। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेटा सेंटर है वो सेंटर ऑफ मास वाली लाइन पे ऊपर होना चाहिए। अगर वो सेंटर ऑफ मास वाली लाइन पे सेंटर ऑफ मास ऊपर हो गया तो फिर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। डायग्राम ध्यान से बना लो केयरफुली, ठीक है। और लिख लेना, फॉर इक्विलिब्रियम टू बी स्टेबल मेटा सेंटर should lie above center of mass of body, ठीक है ना। या सिंपली तुम बेसिक बात ध्यान रख लो। बेसिक बात ये कि डिस्प्लेस करने के बाद अगर हमने उसको क्लॉकवाइज डिस्प्लेस किया है तो उसके ऊपर जो फोर्सेज हैं उनके टॉर्क कैसे लगने चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज लग रहे हैं देन इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट नंबर 8 है ना, बढ़िया आगे। फिर एक पॉइंट और है इसमें, पॉइंट नंबर 9 में buoyant force in case of multiple layers of a liquid. Buoyant force in case of multiple layers of a liquid. ठीक है। इसमें देखना, क्या देखना हम लोगों को, मान लेते हैं कि कोई एक सॉलिड सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है। और इस सॉलिड सिलेंडर को हम लोगों ने एक लिक्विड में इमर्स किया हुआ है, ठीक है। लिक्विड में इस तरह से है कि उसमें दो अलग अलग लिक्विड हैं एक्चुअली, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये लिक्विड है रो ए डेंसिटी का और ये लिक्विड है रो बी डेंसिटी का है, ठीक है। और इधर ये लिक्विड अलग डेंसिटी का है। तो अब इसके बारे में क्या कहोगे, और बाहर मान लेते हैं कि एयर है। अब इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, वो कहाँ कहाँ पे लग रहे होंगे, ये सब हमें दिया हुआ है। हाइट वाइट कितना दिया हुआ है, जैसे रोए का हाइट दिया हुआ है HA और रोबी का हाइट दिया हुआ है HB,
और बाहर लेते हैं, सपोज हाइट h है, तो इसके ऊपर जो फोर्सेज लग रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज, वो कहाँ कहाँ पे लग रहे होंगे सिलेंडर पे? बताइए। लिक्विड्स के में। इतना इसके अंदर है, इतना इसके अंदर है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि लिक्विड ए की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो इसके ऊपर सिर्फ साइड वाले पोर्शन पे लग रहा होगा। बताओ, लिक्विड ए की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इसके ऊपर सिर्फ साइड वाले पोर्शन पे लग रहा होगा। बताओ, तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि लिक्विड ए की वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, तो हमारा आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, net hydrostatic force acting on cylinder by liquid A, FA कितना होगा ये? सर 0। कितना आएगा? क्या 0 आएगा? बोलिए। यस सर। क्यों 0 होगा, ये क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। इसी तरह लिक्विड बी का जो फोर्स लग रहा है, लिक्विड बी से जो फोर्स लग रहा है वो इस पे साइड पे तो लग ही रहा है, लेकिन साइड पे लगने के साथ साथ क्या बॉटम पे भी लग रहा है ना। साइड वाला फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बॉटम वाला तो बच जाएगा। तो अब हमें निकालना है कि व्हाट इज नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन सिलेंडर बाय लिक्विड बी। तो बताओ कि लिक्विड बी की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा? तो लिक्विड बी का जो फोर्स होगा ना वो उसके बॉटम का प्रेशर इनटू एरिया होगा। तो अगर हम एरिया इसका ए ले लें, बॉटम पे प्रेशर कितना होगा? तो बॉटम पे प्रेशर लिख सकते हैं पी नॉट प्लस रो ए जी एच ए प्लस रो बी जी एच बी। बताओ पहले तो ये बॉटम का प्रेशर इनटू एरिया, क्लियर है या नहीं? बताओ। लिक्विड बी की वजह से उस सिलेंडर के ऊपर जो फोर्स है, ये मैंने एच बी गलत दिखा दिया, रुको जरा एच बी सही कर लो। एच बी ये वाला हाइट लेना चाहिए ना, यहां तक का एच बी, यहां तक का हाइट है। तो बॉटम पे प्रेशर क्या बनेगा? पी नॉट प्लस रो जी एच ए प्लस रो जी एच पी इंटू एरिया। अच्छा, इसी तरह से क्या एयर का भी फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? एयर की वजह से नीचे की तरफ लग रहा होगा, ये कितना फोर्स होगा? तो ये फोर्स होगा पी नॉट इंटू ए। क्यों भाई? तो यस अगर हमें सर। निकालना है टोटल फोर्स exerted on cylinder by all fluids, तो मतलब सारे फ्लूइड्स की वजह से टोटल फोर्स अगर हमें निकालना है तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि बी का जो फोर्स है उसमें एयर वाला फोर्स माइनस कर दें? बी का फोर्स ऊपर की तरफ है, एयर वाला फोर्स नीचे की तरफ है, ए कोई फोर्स लगा नहीं रहा है। तो अगर ऐसा करोगे तो तुमको मिलेगा रो ए जी एच ए प्लस रो बी जी एच बी और इंटू एरिया, और इसी को हम लोग बोलते हैं दिस इज दी बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स और क्या होता है? बॉयंट फोर्स यही तो होता है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी। और अगर तुम इसको थोड़ा सा अब ब्रेक करके लिखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच ए इंटू ए इंटू रो ए इंटू जी प्लस एच बी इंटू ए इंटू रो बी इंटू जी। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है वॉल्यूम इमर्स्ड इन लिक्विड ए इंटू डेंसिटी ऑफ ए इंटू जी प्लस वॉल्यूम इमर्स्ड इन लिक्विड बी इंटू डेंसिटी ऑफ बी इंटू जी। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि दिस इज एफ अप exerted by A and this is F up exerted by B। बताओ, अगर हमें टोटल एफ अप चाहिए, इस बॉडी के ऊपर टोटल एफ अप कितना है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे
कि लिक्विड ए में कितना वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम, लिक्विड ए में जो वॉल्यूम है इंटू लिक्विड ए की डेंसिटी इंटू जी। इसके बाद लिक्विड बी में जितना वॉल्यूम है, तो लिक्विड बी में जितना वॉल्यूम है इंटू डेंसिटी ऑफ बी इंटू जी। हालांकि ध्यान नहीं रखना कि जब हम लोग एफ ऑफ ए लिख रहे हैं, एक्चुअली ए का डायरेक्ट कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लिक्विड ए का डायरेक्ट कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि वो साइड में फोर्स लगा रहा है, लेकिन लिक्विड ए लिक्विड बी में कंट्रीब्यूट कर रहा है नीचे से फोर्स लगाने में। है ऐसा या नहीं है बताओ, ये पूरी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। लिक्विड ए Yes, का sir. डायरेक्टली कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक बात है। तो लिक्विड ए का फोर्स अगर पूछ लिया जाएगा तो आंसर 0 देंगे, लेकिन अगर हमें कभी इसके ऊपर टोटल फोर्स निकालना हो तो उसका एक शॉर्ट तरीका ये भी है कि हम केवल ए में वॉल्यूम ले लें इंटू डेंसिटी ऑफ ए, बी का वॉल्यूम ले लें इंटू डेंसिटी ऑफ बी, और इन सबको ऐड कर दें, तो ये बेसिकली एफ ऑफ बाई ए और एफ ऑफ बाई बी कहलाएगा। ठीक है ना, दोनों बातें ध्यान रखना। देखो थ्योरी के पॉइंट इतने ही है इसमें, कोई डाउट तो बताइए। सर बॉडी का शेप जब चेंज होगा तब तो कहेंगे ना कि सर फोर्स आ गया एफ ए से। अभी फिलहाल इस केस में नहीं बोल रहे हैं, इस केस में क्योंकि हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जा रहे हैं। एक्चुअली अगर लिक्विड ए जो है वो बॉडी के नीचे वाले पार्ट पे नहीं है, अगर समझो ना ध्यान से, तो लिक्विड ए की वजह से सारा फोर्स तो 0 ही आएगा ना, कैसी बॉडी हो, तुम्हें क्या लगता है? सर जैसे राइट एंगल बना रही है ना बॉडी कोई बॉडी है, की सरफेस से, मान लो ये कोई बॉडी है, ये लिक्विड बी है, ये लिक्विड ए है, तो अब क्या लगता है तुम्हें, क्या ए की वजह से कोई फोर्स लगेगा इस पे, ये बताओ? नहीं लगेगा ना अभी भी, क्योंकि इतना पोर्शन जो है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ही तो आ रहा है, वर्टिकल में तो फोर्स यहां से लगेगा। सर जो आपने ए पे बनाया सर उससे वो नहीं आएगा कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल ही हो जाएगा ना दोनों तरफ से। सर वर्टिकल बचेगा फिर? हाँ, हाँ मतलब लग सकता है फोर्स, मान लो कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है और ये लिक्विड है, हाँ लग जाएगा फोर्स, तो अलग अलग केस है। ये लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है, तो लिक्विड ए इस बार जो फोर्स लगाएगा उसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है ना, यही कह रहे हो ना? अब वो अलग अलग केस में अलग अलग आएगा। देखो इसमें क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है, ये मान लेते हैं, कंसीडर अ hollow, consider a hollow hemispherical बाउल, ठीक है, जिसका मास m है और डेंसिटी सिग्मा है, आयरन का है सपोज, ठीक है, एंड दिस बाउल इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड, ठीक है, दिस बाउल इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड, लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है रो, और रो की वैल्यू सिग्मा से कम है, क्यों भाई, पॉसिबल है ऐसा?
क्यों भाई, पॉसिबल है ऐसा? हायर डेंसिटी का ऑब्जेक्ट फ्लोट करे, कैसे पॉसिबल है? तो इसलिए ऐसा पॉसिबल है क्योंकि इस बाउल का जो शेप है वो थोड़ा अलग है। तो हमें इसमें फाइंड करना है, फाइंड ए पार्ट में v डिस्प्लेस्ड, ठीक है, बी पार्ट में मैक्सिमम मास which can be put inside such that it does not sink। निकालो क्या आएगा। मतलब एक बाउल है, जैसे मान लो नॉर्मल खाने वाला बाउल है, स्टील का है, और वो वाटर में फ्लोट कर रहा है, तो उसमें कितना मास हम रख सकते हैं जिससे वो स्टिल फ्लोट रहे, फ्लोटिंग कंडीशन में रहे, कब डूब जाएगा? निकाल सकते हो, निकालो। देखो वी डिस्प्लेस निकालने के लिए बॉडी कैसी है, बॉडी फ्लोटिंग है, तो फॉर फ्लोटिंग बॉडी हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, फॉर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि mg जो होगा वो एफ अप के इक्वल होगा, और एफ अप को लिखेंगे वी डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो यहाँ से वी डिस्प्लेस तो आ गया, कितना आया, वी डिस्प्लेस की वैल्यू आई m बाई रो। बताइए वी डिस्प्लेस की वैल्यू कितनी आई, m बाई रो। फिर बी पार्ट में कह रहा है कि वो कितना डिस्प्लेस कर सकते हैं उसको हम, क्यों भाई? तो देखो अगर हम उसके ऊपर मास रखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि हमने इसमें कैपिटल M रख दिया, तो कब तक ये नहीं डूबेगा? तो हम कहेंगे भैया जब तक इस पे साइड से वाटर अंदर नहीं आने लगता तब तक ये नहीं डूबेगा। बताओ ये बात क्लियर है सभी को? जब तक उस पे साइड से वाटर अंदर नहीं आने लगता तब तक ये नहीं डूबेगा, यानी इस सिचुएशन तक ये बैलेंस रहेगा। तो इस सिचुएशन में भी हम लोग लगा सकते हैं कि इस सिचुएशन में जो एफ अप है वो टोटल वेट के बराबर होना चाहिए। तो अब इस सिचुएशन का एफ अप कैसे निकालोगे? तो इस सिचुएशन का एफ अप बनेगा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम डिस्प्लेस बनेगा m अपॉन सिग्मा प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, एंड दिस इज इक्वल टू m प्लस कैपिटल M इंटू जी। तो यहां से आपको कैपिटल M निकालना है। ये इक्वेशन कैसे लिखी, क्लियर है? सेकंड वाली बताओ। अगर इसका इंटीरियर वॉल्यूम हम लोग 4/3 क्यों, हाफ लिखेंगे ना, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब लिखेंगे। क्लियर है सेकंड पार्ट? बताओ सेकंड पार्ट बताइए, यस और नो? इसमें हम लोगों ने दोनों वॉल्यूम ऐड कर दिए, मतलब नेग्लिजिबल नहीं माना है इसको, इसकी थिकनेस भी कंसीडर कर ली है। तो इसका वॉल्यूम यानी आयरन का वॉल्यूम और खाली स्पेस का वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम मिला के जो एफ अप आएगा वो टोटल वेट को बैलेंस कर रहा है। इससे ज्यादा वेट रखा तो फिर साइड से पानी अंदर आने लगेगा तो फिर वो सिंक कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो इस केस में क्या पूछा हुआ है, फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ सिलेंडर बाय द लिक्विड। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं,
पहले इस सिलेंडर को जरा बाहर निकालते हैं, ठीक है, देखना जरा ध्यान से। और इस सिलेंडर में क्या है कि इस सिलेंडर में नीचे वाला जो पोर्शन है वो आर रेडियस का हेमीस्फेयर निकाल दिया है इसमें से, और बाकी हाइट दी हुई है, क्यों भाई? वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर दिया हुआ है, वॉल्यूम रिमेनिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम रिमेनिंग हमको वी दिया हुआ है। अभी बताओ कि जब ये सिलेंडर पूरी तरह से वाटर के अंदर है तो इसके ऊपर फोर्सेस कहाँ कहाँ से लग रहे हैं? तो देखो, एक फोर्स तो इस पे टॉप सरफेस से लग रहा है, बताओ, लिक्विड का, और एक फोर्स इस पे बॉटम सरफेस पे लग रहा होगा, इधर कर्व्ड फोर्स पे, कर्व्ड पार्ट पे। क्योंकि साइड से जो फोर्स लग रहा होगा वो सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बताओ, ठीक है। तो ये जो फोर्स है इसको मैं बोल देता हूं एफ टॉप, और इसको बोल देता हूं एफ कर्व्ड। तो क्या ये लिखा जा सकता है कि जो एफ अप होगा वो एफ कर्व्ड माइनस एफ टॉप के बराबर होगा? ये बताओ पहले, इस इक्वेशन सब लोग क्लियर है? ये वाली इक्वेशन सभी को? एफ अप बेसिकली क्या होता है? रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस। तो एक फोर्स ऊपर से लग रहा है नीचे की तरफ, एक फोर्स नीचे से लग रहा है ऊपर की तरफ। यस अब एफ अप कैसे लिखेंगे? तो एफ अप का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। एफ कर्व्ड हमको निकालना है, और एफ टॉप कैसे निकालेंगे बताओगे? एफ टॉप, तो एफ टॉप की वैल्यू हो जाएगी प्रेशर एट द टॉप। प्रेशर एट टॉप क्या बनेगा? रो जी एच इंटू एरिया। तो एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहां से एफ कर्व्ड आ गया, कितना आया? वी रो जी प्लस रो जी एच पाई आर स्क्वायर। तो देख लो, इसमें से रो इंटू जी अगर कॉमन ले लें तो ये v प्लस पाई आर स्क्वायर एच आ जा रहा है आंसर। बताइए, अगर ये मेथड हम लोग नहीं लगाते तो फिर ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, मतलब इसमें हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता, और वो भी इतना आसान नहीं था क्योंकि सब सारे फोर्सेस डिफरेंट एंगल पे हैं, उनके कंपोनेंट लेने पड़ते हैं। ये मेथड क्लियर है? क्या किया है? ये मैंने फर्स्ट पॉइंट यूज किया है जो मैंने नोट में सबसे पहला पॉइंट लिखवाया है, that buoyant force is resultant of all the hydrostatic forces acting on body. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, फिर अब क्वेश्चन ही करने हैं तुमको, इसमें प्रैक्टिस करने हैं, एक दो क्वेश्चन देख लो बाकी करना। तेरा solid sphere of radius r, density rho, is attached to one end of a massless spring of constant k. Other end of the spring is connected to another solid sphere of radius r, density 3 rho. और ये अरेंजमेंट जो है ये 2 रो डेंसिटी में है, ठीक है। इस तरह का ये सिचुएशन है, इसका डेंसिटी रो है, इसका डेंसिटी 3 रो है, और ये दोनों 2 रो डेंसिटी के लिक्विड में है, एंड दे आर अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम। तो अब पार्शियली इमर्स का केस होगा या कंप्लीटली इमर्स का, ये हमें निकालना है। क्यों भाई? तो क्या किया जाए? कैसे पता चलेगा कि पार्शियली है या कंप्लीटली है? कैसे चेक कर सकते हैं? क्यों भाई? हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि पार्शियली इमर्स्ड है, ठीक है, और पार्शियली इमर्स्ड मानते हुए हम इसके ऊपर फोर्सेस बैलेंस करते हैं। तो थ्री रो वाला तो कंप्लीटली इमर्ज होगा ही होगा। 2 रो के बारे में बस हमें कैलकुलेशन करनी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ अप इज इक्वल टू टोटल वेट, ठीक है। तो एफ अप की वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो मान लेते हैं कि इसका x% इज इमर्स्ड, या x फ्रैक्शन
एक्स फ्रैक्शन जो है वो इमर्ज्ड है। तो टोटल के ऊपर हम लोग अगर एफ अप निकालें तो इसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, प्लस 4/3 पाई आर क्यूब इंटू इसका एक्स फ्रैक्शन। ये हो गया टोटल वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। और टोटल वेट अगर लिखेंगे तो टोटल वेट हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 3 रो इंटू जी प्लस 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो 1 आ जाती है। आ रही है तो भाई, मतलब हम निकालना चाहते हैं कितना फ्रैक्शन अंदर है। तुमने x फ्रैक्शन एज्यूम कर लिया, तो उसका x फ्रैक्शन का वॉल्यूम और इसका टोटल वॉल्यूम मिला के टोटल एफ इक्वल टू टोटल mg। तो जब ऐसा किया तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जा रही है, इसका मतलब वो कंप्लीटली इमर्ज है। अब स्प्रिंग के अंदर कितना एलोंगेशन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फॉर हेवियर स्फीयर के ऊपर स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू उसके mg माइनस उसके एफ अप के इक्वल होगा। तो उसका mg कितना होगा, तो उसका mg लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 3 रो इंटू जी, और एफ अप की वैल्यू होगी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 रो इंटू जी। तो यहाँ से स्प्रिंग फोर्स को लिख देंगे kx। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है, क्या यहाँ से x की वैल्यू आती है 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी अपॉन 3k। इसको l लिख दो, k इंटू डेल्टा एल। तो डेल्टा एल की वैल्यू ये निकल के आती है। बताओ किसमें डाउट है, ये क्लियर है दोनों पार्ट, किसमें डाउट है या दोनों पार्ट क्लियर है, बताइए। ठीक है। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू सबमर्ज्ड वॉल्यूम। फिर भी बात तुम बार बार वहीं तुम्हारी सुई क्यों अटकी हुई है। टोटल वॉल्यूम हमें नहीं पता था ना यार कि पूरा समर्ज है कि नहीं समर्ज है, ये बताओ। ये वैल्यू हम चेंज कर दें, इसको तुम 1.5 रो लिख दो, देखो आंसर सब चेंज हो जाएंगे। तुम्हारे आंसर से आ रहा है क्या, ये जो रो दिया हुआ है ये अगर हम 1.5 कर देंगे तो इस x की वैल्यू 1 नहीं आएगी। तो कैसे निकालोगे फ्रैक्शन इमर्ज है, तो पहले से थोड़े ना मान लोगे कि कंप्लीटली इमर्ज है, अभी तो तुक्का लगाने वाली बात हो गई। यस सर। तो इक्वेशन बना रहे हैं तो जनरल फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इसके और हैं जो मुझे कराने थे, तो मैं वो भेज देता हूँ, आप लोग कर लेना। तो फिर पहले कल नेक्स्ट क्लास के पहले कल डिस्कस कर लेंगे उनको पहले, ठीक है। यस सर।